भारत के मानस में उसकी शुचिता और मर्यादाओं के सर्वोत्कृष्ट प्रतिमानों में से जिनका नाम लिया जाता है वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। उनके आसपास, उनकी प्रतिमूर्ति के आसपास, उनके विग्रह के आसपास अगर खड़े हों या जिह्वा से, जीभ से राम नाम निकालें तो एक खास तरह की अनुभूति का संचार होता है। वहाँ जहाँ भगवान के मंदिर की चर्चा हो रही है इस समय, भगवान का मंदिर जो सनातन का सर्वोच्च प्रतिमान मंदिर है, अब वो केवल धर्मस्थल नहीं है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बना हुआ वो मंदिर आस्था के सबसे बड़े प्रतिमानों में से एक है और उसको बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले, प्रधान भूमिका निभाने वाले नृपेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और चढ़ावे पर, दान पर घोटाला, इसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, हर एक राम भक्त चिंतित है, आहत है। खुद नृपेंद्र मिश्रा जी भी इस बात से चिंतित और आहत हैं और हाल के दिनों में कई महत्वपूर्ण बातें वो कहते रहे हैं। कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनको सुना जाना ज़रूरी है और जिनको बल्कि रीटरेट किया जाना भी ज़रूरी है। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। सर, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। हर कोई इस बात को लेकर, मतलब ये किसी के सपने में भी नहीं आ सकता था कि वहाँ ऐसा हो जाएगा, और जब ये घोटाले की बातें सामने आ रही हैं तो सब चिंतित हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं भी एक सामान्य नागरिक हूँ देश का, और जितना आपने अभी मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में कहा कि वो आज किस आस्था के प्रतीक बन चुके हैं और मंदिर किस प्रकार से उस आस्था को एक रिफ्लेक्ट करता है, उस दृश्य से यदि कोई छोटी सी भी घटना हो, घोटाले की बात आपने शब्द इस्तेमाल किया, ये तो बहुत ही गंभीर है। अगर किसी श्रद्धालु को वहाँ एक जानवर से असुविधा हो जाए तब भी हमको बहुत दुख होता है, क्योंकि जिस आशा से, विश्वास से, आस्था से, श्रद्धा से वहाँ लोग आते हैं, उसका आप अनुमान यहाँ बैठ के लगा ही नहीं सकते जब तक आप उनका चेहरा न देखें। और इस प्रकार देखें कि जब वो मंदिर में जब पांचों मंडप पार करता हुआ जा रहा है और जब वहाँ से दर्शन से कुल 25 सेकंड 30 सेकंड के बाद वो बाहर कर दिया जाता है, तो उसका उत्साह उस समय आप देखें, आप विश्वास माने, मैं प्रायः उसी तरफ रुक कर बाहर निकलने वाले लोगों से पूछता हूँ, रोक कर। वो मुझे जानते नहीं लोग, कि आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव लगा। हर व्यक्ति उस प्रश्न को ऐसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है जैसे मैं एक तरीके से बहुत अनजान व्यक्ति हूँ। वह मुझको जवाब देते हैं लोग, बड़े लोग, सभी लोग, भगवान के दर्शन में कैसा लगा क्या? मेरा सवाल फिर होता है, कोई परेशानी हुई? भगवान के दर्शन में कोई परेशानी हो सकती है? सही बात। यह है अयोध्या और यह है भगवान राम का। और कई तो बोल नहीं पाते सर। मैं जब वहां पर कई बार गया हूं तो उनकी आंखों से अश्रुधारा मैंने देखी है, कुछ बोल नहीं पाते और रुंधे हुए गले से बस यही कहते हैं कि धन्य हो गए हम। ऐसी जगह पर कौन से वो लोग हैं सर जिनके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं, जो बातें अब सामने आ रही? अभी जो विवरण मिला है, और इसे मैं प्रारंभिक कहूँगा और इसकी पुष्टि भी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई सीधा ना जानकारी मेरे लिए उचित थी, वो हस्तक्षेप जैसा लगता। मैं कंस्ट्रक्शन कमेटी में हूँ तो ऐसा लगता मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। फिर भी जो अब तक की सूचना है, काउंटिंग रूम में लगभग 40 से 44 व्यक्ति कार्य करते थे, जो काउंट करते थे। इसमें से अधिकांश एक तरीके से दैनिक सेवा में थे। इस शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरा ऐसा मत है कि कदाचित समय आ गया है कि हम काउंटिंग में फॉर्मल व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता ना करें।
जो लोग हों उनका सत्यापन हो, उनका चरित्र प्रमाण पत्र हो, और उसके बाद भी उनका जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है उसकी भी देख रेख हो। तो ये 44 लोग हैं जिनकी ओर सर्वाधिक शक की सुई इस समय दिख रही है। कार्य तो एसआईटी करेंगे, जांच करेंगे। मुझे यह सूचना मिली कि जानकारी इस प्रकार हुई पहली बार कि कुछ धनराशि उसी कक्ष के आसपास कोई टॉयलेट है वहां पर मिल गई। जिसकी सूचना श्री चंपत राय जी को मिली तो वो अगले आधे घंटे में वहां पहुंच गए और उससे ये जांच शुरू हुई। उन्होंने फिर अपने सहयोगियों से मंत्रणा करके यह उचित समझा कि हम इसे राज्य सरकार से अनुरोध करें कि वह एक एसआईटी गठित करे और उसके द्वारा इसकी जांच हो। तो ये सिर्फ धनराशि की बात, वहाँ तो जो बहुमूल्य धातुएं हैं सर, उनकी भी बात की जा रही है कि बहुत बड़ी मात्रा है सोने और चांदी की, वो भी गायब हुई है। ये जो चांदी, सोना, ऑर्नामेंट, आभूषण का है, इसको आप कृपा करके दो हिस्से में देखें। एक तो जो लोग काउंटर पे जा कर के देते हैं और रसीद लेके चले जाते हैं, उसका तो कुछ हिसाब है और वह एसबीआई में जमा होता है। प्रतिदिन का इकट्ठा हुआ एसबीआई जाता है। व्यवस्था पक्की है नहीं है, यह इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। दूसरा वह हिस्सा है जो चिंता मेरी है कि जो दान पात्र हैं उसमें लोग रुपए के अलावा अब उसी समय भगवान के समक्ष अपने कुछ आभूषण उतार देते हैं, अंगूठी, कान की बाली, कंगन, और वो डाल देते हैं। तो यदि वह काउंटिंग के समय पलटे ही गए तो वहाँ निकलेगा। तो प्रश्न यह है कि उसका हिसाब कैसे होता है, और यदि यह सही है कि वहाँ बंडलों की धनराशि गई है तो आभूषण, अंगूठी तो बहुत ही आसान है, उसको आप मुंह में ही रख करके चले जाएं। लेकिन सर एक आम आदमी जब वहाँ जाता है दर्शन के लिए, उसकी इतनी फ्रिस्किंग होती है, वो छोटी से छोटी चीज़ भी अंदर नहीं ले जा सकता। तो वो जो कहीं वॉशरूम में रख रहे थे नोटों के बंडल को, जिसके जो प्राइमरली जिसके बारे में पता चला, अब बैंक वाले आए हैं, उनके नोटों के वैड के साथ कुछ और रख देना जो कि गिना नहीं गया है और बाद में उसकी कहीं बांट कर लेना, ये तो समझ में आता है एक मॉडस ऑपरेंडी। लेकिन वो नोट कहीं वहीं अंदर रख देना प्रीमाइसेस में और फिर लेकर बाहर जाना, ये भी संभव हो रहा था। वो कैसे वहां पहुंचा ये अपने में, यह सही है तो बड़ा गंभीर विषय है। बाहर के लोग यह अनुमान लगाते हैं कदाचित कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वो वहां छोड़ के चला गया। वो ले जाना चाहता था लेकिन उसको कहीं जगह नहीं मिली तो टॉयलेट में छोड़ के चला गया। यह भी हो सकता है। लेकिन सब मिलाकर यह अवश्य है कि हमें श्रद्धालुओं का विश्वास फिर से प्राप्त करना होगा। इसमें चंपत राय जी के संज्ञान में सबसे पहले बात आई, वो फौरन पहुंच गए। एक तरफ ये सब बातें सामने आ रही हैं, उनको जानने वाले लोग ये भी बताते हैं कि उनका जीवन जो है बड़ा निष्कलंक रहा है, बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उनके पास अपनी गाड़ी या अपना कोई वैसा बैंक अकाउंट नहीं है, ये तक लोग कहते हैं उनकी ईमानदारी के विषय में बात करते हुए। दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि चंपत राय के ही जिम्मे था तो वो कैसे फिर इससे अछूते रह सकते हैं। उनकी जानकारी में अगर उनका ड्राइवर ही ये कर रहा था तो कैसे नहीं उनकी जानकारी में था। ये सब बातें भी सामने आ रही हैं।
तो चंपत राय जी को लेकर अभी इस वक्त क्या धारणा बनाई जानी चाहिए? क्या वो एकदम निष्कलंक हैं, या वो इस मामले में जिम्मेदार तो हैं लेकिन शामिल नहीं हैं, या फिर वो शामिल हैं और जिम्मेदार हैं? चंपत राय जी निष्कलंक है। पिछले 37 वर्ष या 40 वर्ष से वह इस मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हर परिस्थिति का सामना इस अवधि में किया है। जितनी बातें आपने कही मैंने भी सुनी है। उनका परिवार नहीं है, कोई वो अपना बैंक अकाउंट नहीं रखते क्योंकि वो ट्रस्ट से जो खर्चा है उनका चलता है। शुरुआत में तो वह कुबेर टीला के पास एक नल नील टीला था, ऊंचाई का, टीला का मतलब एक ऊंचाई पे, वहीं पर एक कच्चे कैबिन में लोहे के रहते थे। तो मैं नहीं समझता कि वह इस, यदि ऐसा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार से वो जुड़े हैं या मिलित हैं, सम्मिलित हैं, नहीं। यह अवश्य है कि वो प्रबंधन के मुखिया हैं और मुखिया होने के कारण लोग आज कहने की स्थिति में हैं कि यह दोषी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्य बात जो है और मुख्य कारण जो है वो यह है कि जो निगरानी की व्यवस्था थी, केवल काउंटिंग में नहीं, पूरे मंदिर परिसर में जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो है नहीं और यदि है तो बहुत लचर है। लेकिन इसके विषय में तो सूचित ये होते हैं लोग कि सर वहाँ पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ काउंटिंग होती थी इसकी वहाँ भी लोग निगरानी के लिए थे। अगर 2 लोग गिन रहे थे तो उनमें एक खड़ा होकर निगरानी भी करता था। सीसीटीवी अपनी जगह लगे हुए हैं। कहते हैं कि 12 करोड़ रुपए के आसपास तो 6 महीने में केवल इसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए और खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद गुंजाइश रह गई सर? सीसीटीवी लगे हैं पूरे परिसर में, करीब 800 हैं। कंट्रोल रूम है, पुलिस देखती है, रन करती है, पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए, सीसीटीवी के कंट्रोल को देखने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सीसीटीवी का सही उपयोग हुआ है। वो इंस्टॉल्ड हैं, हाँ, लेकिन उनका वैसा इस्तेमाल नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। हाँ, उसकी एनालिसिस हो वह कदाचित नहीं है, उसमें कोई इवेंट अनयूजुअल है वह कदाचित नहीं है। अगर काउंटिंग रूम में सीसीटीवी लगा है और कहा यह जा रहा है कि सीसीटीवी से ही पता लगा है कि कुछ ऐसा हुआ है, जिसके आधार पे ये पत्र लिखा गया, तो सही बात यह है कि सीसीटीवी की निगरानी प्रभावी नहीं थी। ये जो चंपत जी के संदर्भ में ये बातें भी आ रही हैं कि ज़मीन भी जो उन्होंने खरीदी वो कई कई गुना ज़्यादा कीमतों पर खरीदी। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि उनका अपना कंडक्ट निष्कलंक रहा है। जमीन जो खरीदी गई थी, मैं उसको बल्कि एक प्रकार से अब समझता हूं कि वह पहली वार्निंग थी कि जिस सावधानी से करना चाहिए कदाचित उस समय भी नहीं था। उस समय प्राथमिकता यह थी कि कुछ ज़मीनें जो कि हमको सिक्योरिटी की दृष्टि से आवश्यक थी उनको लेना था, लेकिन जो मूल्य की जो आपस में तय होने की व्यवस्था थी
या उसको गोपनीय ढंग से किया जाता, उस समय ऐसे भी लांछन आए थे कि ज़मीन की जानकारी ए को हो गई, ए ने बी को बेचा, बी को उस कम दाम मिला, लेकिन बी ने ट्रस्ट को बेचा तो बहुत दाम मिल गया। इस प्रकार की भी बात है। देखिए, अयोध्या में एक कठिनाई है, अयोध्या में अधिकांश जमीन नजूल है। आप किसी का रिकॉर्ड देखेंगे तो नजूल है। नतीजा क्या है कि मैं निगोशिएट तो आपसे करूं, आपको पैसे दे दूं, आपकी मिल्कियत मान लूं, लेकिन आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो नजूल है। अब ट्रस्ट के सामने विकल्प क्या था कि जानते हुए कि ये नजूल लिखा हुआ है आपसे क्रय करे, क्योंकि उस सिक्योरिटी की आवश्यकता थी। तो कुछ कठिनाइयां थी उस समय, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्रोसेस उस समय भी और ट्रांसपेरेंट होता तो अच्छा था। और ये जो सेकेंड वार्निंग आई है, यह तो मैं कहूँगा कि एक तरीके से अंतिम वार्निंग है। प्रबंधन के लिए यदि हम सुधार नहीं करते तो जो एक होता है कि आप पेरिश कर जाएंगे, तो वो स्थिति पे हम पहुंच गए। कंडक्ट का अच्छा होना सर, और दूसरा ऐसी किसी महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट जगह पर सिग्निफिकेंट पद पर रहते हुए किसी कार्य को देखना, ये यहाँ ये भी होना चाहिए कि वो ईमानदारी आपके कंडक्ट की जो है वो लोगों को महसूस भी हो, दिखाई भी दे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कदाचित ये पहला इशारा था ज़मीन के संदर्भ में, यहाँ क्या आप मानते हैं कि एक गुंजाइश रह गई है, और बेशक वो शामिल नहीं हो लेकिन जिम्मेदार निश्चित रूप से हैं? देखिए, मुखिया के रूप में आप जिम्मेदार कहेंगे तो ठीक है, लेकिन यदि आप आदेशों को पढ़ें, जो आदेश जारी हुए, मैंने पढ़ा है, उनकी प्रतिलिपियां प्राप्त करी अनौपचारिक रूप से, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है काउंटिंग के बारे में कि बैंक की क्या जिम्मेदारी होगी, एसबीआई बैंक की। तो उसमें लिखा हुआ है वो काउंट करवाएंगे, अपने निरीक्षण में करेंगे, यहाँ से पैसे ले जाएंगे, वहाँ पर एंट्री करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी प्रकार यह भी लिखा हुआ है कि ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी है, पारदर्शी व्यवस्था होगी, लोगों का कैसा ड्रेस होगा, यहाँ तक है कि ड्रेस में जेब नहीं होगा। लेकिन ये सब कोई संभवतः पालन नहीं हुआ। तो आप यह कहें कि जो लोग जिम्मेदार बनाए गए थे कि वो काउंटिंग को सुपरवाइज करें, वो भी इसमें मिले हुए थे, और उसके कारण यदि यह घटना है तो वहाँ फेलियर है। सर, अब ये जैसे जो बहुमूल्य धातुएं हैं, चांदी है, सोना है, इसको लेकर हम ये भी सुन रहे थे कि जो सिक्योरिटी और मिंटिंग कॉरपोरेशन जो है उसको भूमिका निभानी थी, उसको शायद प्रबंधन के संदर्भ में जिम्मेदारी मिलने वाली थी, वो उसका क्या हुआ सर? देखिए, ये वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में है। मिंट जो है हमारे टकसाल, हाँ टकसाल, तो वो अनेक जगहों पे है। वो तिरुपति की जिम्मेदारी उन्होंने पूरी पूरी ली हुई है। वही वहाँ पर रिसीव करते हैं, कोई अन्य व्यक्ति रिसीव नहीं कर सकता उसे। वही उसका वेरिफिकेशन करते हैं और उसको वो हैदराबाद ले जाते हैं मेल्ट करके, जो आप चाहते हैं वापस आपको लौटा देते हैं। आप ब्रिक के शेप में चाहें, सोवेनियर चाहें, क्वाइन चाहें, वो हो जाता है। तो मतलब दानदाता ने सोना दिया या चांदी दी, वो मिंटिंग कॉरपोरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इसको पास ही जाएगा। उन्होंने इसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वो धातु जिस भी फॉर्म में रही उसको मेल्ट किया, उससे सोवेनियर बनाए, और वो सोवेनियर वापस भक्तों के बीच में आवंटित हुए
किसी ट्रस्ट को चलेगा, ट्रस्ट को चले गए। ट्रस्ट उसका जैसा उपयोग करना चाहे। यहाँ तक भी व्यवस्था वहाँ पर है कि अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो वो मिंट को कह सकते हैं कि वो मोनेटाइज कर दें, अच्छा। यानी बेच दें, हाँ, और बेच करके उसका मूल्य जो है वो ट्रस्ट को दे दे। ट्रस्ट को वापस कर दें। ये एग्रीमेंट वहाँ चल रहा है। वहाँ पे नियमित एक काउंटर बना हुआ है, दान काउंटर। इसके लिए हर जगह लिखा हुआ है कि आप किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं थी, यद्यपि ये प्रस्तावित थी कि मिंट के साथ एग्रीमेंट हो और यह कार्य मिंट ही करे। प्रस्तावित होने के बावजूद क्या वो लोग इंस्पेक्शन के लिए या देखने के जी लिए आए आए? थे, 3 वर्ष पहले आए, उन्होंने देखा, उन्होंने प्रारूप दिया एमओयू एग्रीमेंट का, लेकिन क्यों नहीं हुआ मैं नहीं जानता। लेकिन उनको वो लौट गए 15 दिन वहाँ पे रहने के बाद, और संभवतः शुरुआत करने के बाद वो लौट गए। आने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद, शुरुआत करने के बाद, 15 दिन रहने के बाद लौट गए। तो अगर ये तमाम चीजें देखा जाए सर, तो ये जो अव्यवस्था जिसकी बात हम कर रहे हैं कि अब ये अव्यवस्था बंद होनी चाहिए, 2 वार्निंग मिल गई, बड़ी वार्निंग मिल गई, ये अव्यवस्था कहीं लापरवाही की वजह से हो गई थी वहां, या आपको लगता है इस अव्यवस्था के रहने में ही कुछ लोगों की सुविधा थी, इसलिए अव्यवस्था बनी रहे, इंश्योर किया गया? सर, मेरे लिए कहना बहुत कठिन होगा, और ये एक तरीके से फाइंडिंग हो जाएगी जो कि एसआईटी का कार्य है। लेकिन उसका एक दूसरा नाम मैं दे रहा हूं क्योंकि उसमें विवाद नहीं है कि निगरानी नहीं थी, और जब निगरानी नहीं होगी तो अव्यवस्था होगी। अनेक प्रकार के वहाँ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें राजस्व एकत्रित हो सकता है, मिल सकता है। बहुत सी चीज़ें नीलाम हो सकती हैं। भगवान का कपड़ा नीलाम हो सकता है जो भगवान ने पहना है। उसका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है रिसोर्सेज में। अब वो कहाँ है, नीलाम क्यों नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि वो भी जो वस्त्र हैं वो पहुंच रहे हों अलग अलग लोगों तक और नीलामी इन अ वे हो रही हो, लेकिन वो ट्रस्ट के कोष में आने के बजाय लोगों की जेबों में जा रहे हो? अगर धातुओं के साथ ये हो रहा है, अगर ये दान राशि के साथ ऐसा हो रहा है, तो भगवान के वस्त्रों के साथ या जो श्रृंगार का दूसरा सामान, यहाँ तक कि उनका जो अंगराग होता है, जैसे जो उनको चंदन चढ़ाया गया, वो अंगराग जब निकला बाद में, हो सकता है वो भी जा रहा हो, लेकिन वो ट्रस्ट के कोष में ना आके कहीं और जा रहा। ऐसा तो है नहीं, मैं नहीं समझता। यद्यपि किसी प्रकार का आप प्रमाण पत्र मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं व्यवस्था के अंदर नहीं हूँ। लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता सर। आज की तारीख में अनौपचारिक रूप से मैंने जब वहाँ के प्रीस्ट लोग हैं, पुजारी लोग, वही लोग देखते हैं इसको। उस वस्त्र जब सुबह श्रृंगार होता है तो वह लोग उसको जमा करते हैं, उसकी सूची बनती है। तो एक प्रकार से मुझे जब भी मैंने वहाँ दर्शन किए भगवान के और पुजारी लोगों का प्रणाम किया, उनसे पूछा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि सभी व्यवस्था उचित है। इसलिए मैं नहीं समझता इस समय कि ऐसी बात होगी। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब इतना सब कुछ सामने आ गया, यहाँ तक कि पैसे कई जगहों से रिकवर होने लगे, जांच शुरू हो गई, एसआईटी बना दी गई, तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न श्रद्धालु भी जानना चाहते हैं। इसका उत्तर मैं जो अनुमान करता हूँ
और बहुत कुछ मेरे अनुसार वो सही होगा। अगर ट्रस्ट ने पहले दिन दूसरे दिन जो जानकारी जो मिली उसके अनुसार अगर उन्होंने एफआईआर लिखाई होती तो एक तरीके से अधूरी एफआईआर होती। कदाचित यह भी विवाद का प्रश्न होता कि इसमें किसी का नाम होगा या अननोन होगा। तो जो लोग उस समय इसकी प्रारंभिक जानकारी कर रहे थे उनके थॉट प्रोसेस में यह रहा कि हम उचित होगा कि यह राज्य सरकार से अनुरोध करें कि वह एसआईटी बना दें। इसीलिए यह नहीं उचित पाया गया कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी तो शुरुआत करने में ही 3 महीने लग जाते। यहाँ पर ये एक एडवांटेज है कि अगर 7 दिन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई और वह इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई तो उसे हम एफआईआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका कॉग्निजेंस ले करके पुलिस तुरंत एफआईआर उसको कन्वर्ट कर देगी। लेकिन ये गोइंग अदर वे राउंड नहीं हुआ सर, मतलब क्या प्रोसेस में जो सीक्वेंस होता है चीज़ों का क्या उस हिसाब से होगा या ये असल में उससे हट के कोई एक बात होगी? नहीं, हट के नहीं है, ऐसा वो होता है। एफआईआर अगर हम करते तो पुलिस की नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन थाने से शुरू होता। यहाँ पर एक बहुत बड़े अधिकारी आयुक्त हैं, आईजी हैं, वह लोग जांच कर रहे हैं। 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन में इंक्वायरी करके अब वो कुछ ठोस बातों का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट देंगे और उसे एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो आपने प्रश्न पूछा है ये स्वाभाविक है कि लोग कहेंगे ये क्या किया गया, सीधा सीधा एफआईआर कर देते। लेकिन वो एफआईआर निश्चित रूप से आगे चलकर उसमें सप्लीमेंट्री एफआईआर होता, एक के बाद एक। तो अब जो होगा मैं समझता हूँ कदाचित उसमें सप्लीमेंट्री एफआईआर की आवश्यकता न रहे। एक बात और भी कि अभी मुख्यमंत्री जी जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो ये खबर आई कि चंपत राय उस दौरान मौजूद नहीं रहेंगे, उनके प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये अपने आप में बात अपनी जगह होने के बावजूद कि जो लोग उनको जानते हैं वो जानते हैं कि उनका कंडक्ट अपनी जगह पे अभी तक प्योर रहा है और बड़ा समर्पित रहा है। लेकिन क्या अब क्योंकि वो जांच के दायरे में वो भी होंगे इसलिए उनसे ये दूरी रखी जा रही है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। जो यदि मुख्यमंत्री जी जाएंगे, वो जाते हैं कभी कभी, और जब भी जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं। और यदि ऐसा कार्यक्रम बन रहा है तो आप निश्चित माने चंपत राय जी थोड़े से, जब मैं अयोध्या से कल ही लौटा हूँ जी, वो अस्वस्थ थे। मैंने देखा उनको खांसी आते हुए, लेकिन वह हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। मैंने बात नहीं की है, लेकिन उनका आचरण इस प्रकार का है कि किसी भी इस प्रकार की औपचारिक आवश्यकताओं को या कोई बहुत बड़ा प्रतिनिधि आए तो उसको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वह पूरी तरीके से देते हैं। और यह कदापि नहीं होगा कि अभी चंपत राय जी को किसी प्रकार से दोष के कारण उनको दूर रखा जाएगा। वह तो शायद कोई भी जांच होगी उसमें सहायता करेंगे, उनको दूर क्यों रखा जाएगा? तो सर ये असल में लोगों को इसलिए भी लग रहा है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े
व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं टाइट लिप्ड रहूँगा क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, जब सही समय आएगा तब मैं इसमें कुछ कहूँगा। तो लोगों को लगने लगता है कि क्या ये बड़ा सुनियोजित तरीके से और बड़े लोगों की मिली भगत के साथ ये सब हो रहा था क्या? और ये आज भी लोगों के जहन में है। इस पर क्या सोचना चाहिए लोगों को? आप क्या कहते हैं? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपने नाम लिया है, वो एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं और अयोध्या में भी उनका बहुत वो प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं। लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि संभवतः उन्होंने इस प्रकार का कोई व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं कहा होगा। कदाचित धनराशि के बारे में उनका अनुमान होगा कि बहुत बड़ी धनराशि है।